तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एआई इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों हाल ही में आपने नोटिस किया ही होगा कि एक सेक्टर की कंपनी काफ़ी बुरा पीटी थी और वो सेक्टर था केबल्स एंड वायर का। और इस सेक्टर में बड़ी बड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेंगी लाइक पॉलीकैब इंडिया, केआई इंडस्ट्री, हैवल इंडिया, आरआर केबल्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्री। और इन सारी कंपनी में लगभग 20% तक का फॉल हमें देखने को मिला था और केआई इंडस्ट्रीज़ में 21% का फॉल देखने को मिला था, क्योंकि इन सारी कंपनीज़ के कंपैरिजन में केआई इंडस्ट्रीज़ का जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, अगर हैवल्स को हम हटा दें, क्योंकि वो एफएमसीजी में लीडर है इस वजह से। तो जिसका ज़्यादा वैल्यूएशन, अनसर्टेनिटी में सबसे ज़्यादा गिरावट भी आपको वहीं पर देखने को मिलता है। और रिसेंट नंबर्स में अगर देखोगे ग्रोथ को, तो केआई इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ सबसे इंप्रेसिव नहीं थे। सबसे इंप्रेसिव ग्रोथ जो थे वो पॉलीकैब के थे। तो इस वजह से केआई इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली थी। अब इस गिरावट के रीजंस तो आप सभी को पता ही होगा। आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, उन्होंने 1800 करोड़ रुपए कैपेक्स का प्लान किया है और उस प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं केबल्स एंड वायर सेक्टर में। यानी कि केबल्स एंड वायर सेक्टर में वो अब उतरना चाहते हैं 1800 करोड़ रुपए लेकर। और इस वजह से इन कंपनीज़ के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में एक नर्वस वाली सिनेरियोज देखने को मिली, जिसके बाद अल्टीमेटली इन सारी स्टॉक्स में आपको काफ़ी ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। बट इन सारी चीज़ों के बाद केआई इंडस्ट्रीज़ के एमडी की तरफ से, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपडेट हुई हैं। और उन सारी चीज़ों के बाद इन्वेस्टर्स का जो ओपिनियंस है वो थोड़े से हमें ज़रूर बदलते हुए देखने को मिले थे। लास्ट ट्रेडिंग सेशन ज़रूर मार्केट गिरा, केआई इंडस्ट्रीज़ का शेयर पिटा, बट अगर मार्केट न्यूट्रल रहता तो केआई इंडस्ट्री में, पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज़ में आपको थोड़ी रिकवरी देखने को मिलती, क्योंकि स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से अच्छी हमें सुनने को मिली। सबसे पहले उन्होंने बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो केबल्स एंड वायर सेगमेंट में एंट्री लेने वाली है, ये किसी भी तरह का थ्रेट नहीं है उनके लिए। मतलब कोई डर वाली बात नहीं है कि वो एंट्री करेगी तो हमारा मार्केट शेयर छिन जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट उन्होंने बताया, जिस वजह से अल्टीमेटली क्या है कि स्टॉक में थोड़ी सी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिली। बट वो इम्पैक्ट भले आपको सस्टेन होता हुआ नहीं देखने को मिला मार्केट की वजह से। और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर केबल्स एंड वायर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो काफ़ी बड़ी है। ये बोल सकते हैं इतनी बड़ी है कि कोई भी न्यू प्लेयर्स अगर आता है तो उसको ईजिली वो एक्यूमुलेट कर सकती है, जो कि एक अच्छी बात उन्होंने बताया है। और अल्ट्राटेक सीमेंट की जो एंट्री हो रही है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ये किसी भी तरह का कंसर्न नहीं है इनके बिजनेस का और ना ही इनके मार्जिन्स का, जो कि एक तरह से सही बात उन्होंने बोला है कि चलो इन्वेस्टर्स के जो थोड़े होप हैं वो थोड़े से रिवर्स होते हुए नजर आए हैं। अब देखो दोस्तों, अल्ट्राटेक सीमेंट ने क्या बताया। अल्ट्राटेक ने ये बोला था कि 1800 करोड़ रुपए हम कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, अगले 2 सालों में इन्वेस्ट करेंगे, वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में हम उतरेंगे। बट इस चीज़ को काउंटर करते हुए केआई इंडस्ट्रीज़ के जो एमडी हैं उन्होंने बताया है कि अल्ट्राटेक सीमेंट को कम से कम 3 साल लगने वाला है प्रोडक्शन की शुरुआत करने में। ऑन पेपर देखा जाए तो उन्होंने 2 साल बोला है, बट एटलीस्ट उनको 3 साल लगने वाला है, क्योंकि अगर इनकी बात करें तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि ये इस फील्ड के एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनको वेल एक्सपीरियंस है। और इस वजह से उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी नया प्लेयर उतरता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि नए प्लेयर्स को ईजिली वो एक्कोमोडेट कर सकती है। और साथ में उन्होंने जो अपनी कमेंट्री रखी थी 2 साल में हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसको काउंटर करते हुए बताया उन्होंने कि एटलीस्ट इनको 3 साल लगने वाला है। और यहाँ पर भी देख सकते हो इन्होंने हाईलाइट किया है, वी नो दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। अब देखो दोस्तों, प्रोडक्शन को लेकर ज़रूर इनके एमडी ने 3 साल को लेकर अपनी इच्छा रखी है, मतलब उनको 3 साल लगने वाला है ऐसा उन्होंने बताया है। बट अगर ब्रांड बिल्डिंग की बात करें, विदाउट ब्रांड तो आप कोई भी बड़े कंपटीशन वाले मार्केट में टिक नहीं पाओगे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को 3 साल लगने वाला है प्रोडक्शन की शुरुआत करने में, और उनको 3 से 5 साल और लगेगा ब्रांड को डेवलप करने में। तो ये सारी जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, इनसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में जो एक डर था वो डर को एक क्लैरिटी मिल चुका है कि हाँ भाई, डरने वाली बात थी, बट इतनी भी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं थी कि जितना मार्केट ने दिखाया है। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपका क्या व्यू है केआई इंडस्ट्रीज़ को लेकर या पॉलीकैब इंडिया को लेकर, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स लिमिटेड पिछले कई टाइम से लगातार हमें वीक परफॉर्मेंस रिपोर्ट करती हुई दिखी है। अगर मंथली लूजिंग स्ट्रीक को देखोगे तो वो 10 साल का रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। और निफ्टी 50 की बात करें तो जितनी भी कंपनीज़ हैं तो उन सभी कंपनीज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट परफॉर्मर है वो भी हमें टाटा मोटर्स का देखने को मिलता है। बट फिर भी 3 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि कमेंट्री अच्छे कर रहे हैं, बट मुझे समझ नहीं आता
कि टाटा मोटर्स को लेकर अभी के टाइम पे अच्छी कमेंट्री कैसे आ सकती है। कंपनी अच्छी है ख़राब है वो एक अलग मसला है, कंपनी नो डाउट अच्छी है, बट हर कंपनी का एक ख़राब फेज़ आता है और उस ख़राब फेज़ में आप कंपनी से बहुत बड़े रिटर्न्स की तो उम्मीद नहीं कर सकते। जब टाटा मोटर्स अच्छे रिटर्न्स दे रही थी तो उस टाइम कंपनी के नंबर्स भी तो अच्छे रह रहे थे, बट अब कंपनी के नंबर्स को अगर देखोगे तो वो ख़राब है, वैल्यूएशंस टूट रहा है, इस वजह से तो कंपनी गिर रही है। और यहाँ पर अगर कंपनी को 1000 से ऊपर को लेकर अगर टारगेट दिया जा रहा है तो ये कहीं से भी अगर देखा जाए तो लॉजिकली मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, अब दोस्तों टाटा मोटर्स से रिलेटेड एक अनदर अपडेट आ चुकी है जो कि है फरवरी मंथ के सेल्स डेटा, जिसमें इनके सेल्स के जो नंबर्स हैं उसमें हमें 8% की डिप देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, इन्होंने बताया है कि अगर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सेल्स को अगर इंक्लूड कर दें तो टोटल जो इन्होंने सेल किया है वो है 79,344 यूनिट्स, जो कि अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें जो कि था 86,406 यूनिट, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी के सेल्स के नंबर में 8% की ड्रॉप हमें देखने को मिल रही है। और सिर्फ अगर डोमेस्टिक की बात करें, यानी कि डोमेस्टिक से कितना कंपनी ने माल बेचा है, तो उसमें भी आपको क्लियर कट 9% की ड्रॉप देखने को मिल रही है। और कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स के सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी 9% की ड्रॉप है। कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट की बात करें तो उसमें भी आपको 7% की ड्रॉप देखने को मिल रही है। तो ऐसे सेल्स डेटा के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट का क्या रिस्पांस होता है टाटा मोटर्स को लेकर। टाटा मोटर्स के पिछले एक साल से रेवेन्यू तो बढ़ते हुए देखने को मिले नहीं है पहले की तरह, और प्रॉफिट ज़रूर 58% से ग्रो की हैं, बट अभी जो कंपनी अपने वीक सेल्स रिपोर्ट कर रही है, ये वीक सेल्स उस टाइम पे रिपोर्ट हो रहा है जहाँ पर कंपनी ने अपने कार्स के जो प्राइजेस हैं उसको भी कम किया था ताकि कंपनी के सेल्स बढ़ें। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी जो Q4 के अर्निंग्स अपनी रिपोर्ट करेंगी वो Q1Q बेसिस पे भी ख़राब हो सकता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ख़राब हो सकता है। और ये सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू में ही नहीं, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी दिखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने कार के प्राइसेस को कम किया है तो अल्टीमेटली कंपनी को थोड़े मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पर करने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को एज ए इन्वेस्टर आपको नोट कर लेनी है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़। अभी रिसेंटली हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट ने बताया था कि आईपीओ के बाद से लेकर अब तक हैप्पीएस्ट माइंड के जैसे भी नंबर्स आपको देखने को मिले वो नंबर भूल जाओ, क्योंकि अब हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट करने जा रही है आईपीओ के बाद से लेकर अब तक की बात करें तो। अभी हाल ही में Q3 के जो अर्निंग्स उनके देखने को मिले थे वहाँ पर इनके जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 28.2% से ग्रो करता हुआ नजर आया था कांस्टेंट करेंसी के टर्म में। और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट ने ये भी क्लेम किया है कि Q4 में भी हमें डबल डिजिट की ग्रोथ विटनेस करने को मिलेगी और हो सकता है कि 30% के आसपास से ही ग्रोथ आपको देखने को मिले। और 30% की ग्रोथ अगर देखने को मिलती है तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर चेंजेस नहीं है तो इट मीन्स मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ी ग्रोथ की तो उम्मीद करेगी नहीं, डिसेंट ही उम्मीद करेगी। और वहाँ पर अगर कंपनी कुछ अच्छा नंबर्स रिपोर्ट कर देती है तो फिर ये वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगेगा इन्वेस्टर्स को। अब वो अलग मसला है कि रिपोर्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अगर रिपोर्ट कर देती है तो ये चीज़ हो सकती है, अगर रिपोर्ट नहीं कर पाती है तो फिर ओवरऑल आप देख ही रहे हो पिछले कई टाइम से कंपनी की ईपीएस में ड्रॉप है और वैल्यूएशन साइडवेज है, तो वैसा ही परफॉर्मेंस आपको मे बी आने वाले कल में भी एज इट इज़ देखने को मिल सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा नोट कर लेना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले एक साल में कंपनी के रेवेन्यू तो ज़रूर बढ़े हैं, बट सिर्फ और सिर्फ कंपनी को प्रॉफिट्स में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है और उसको कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करनी है अगले क्वार्टर में या फिर बोल सकते हैं Q4 में। तो चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को दोस्तों, जो कि रिसेंटली Q3 की अर्निंग्स अपनी रिपोर्ट की थी, जिसके साथ कंपनी ने डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया था। नाम है दोस्तों कंपनी का वेसुवेस इंडिया लिमिटेड। 26 फरवरी को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग रखा था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने रिजल्ट जो दिखाया वहाँ पर कंपनी की जो EBITDA है वो हमें 5% से ग्रो करते हुए नजर आए और कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें 23% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो नंबर्स ठीक थे। उसके साथ कंपनी ने 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट किया। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक आपके लिए अच्छी अपडेट है। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।